आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों, फ्रांस के बाद ये इटली और जर्मनी यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण देश थे। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, और साथ ही हम यह भी देखें कि एकीकरण के पूर्व इटली की दशा क्या थी। तो अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक दशा की बात करें, तो इटली 22 राज्यों में बटा था, 22 राज्यों में। और ये 22 राज्य क्या थे कि 4 मुख्य भागों में बटे थे। आप नक्शा पर देख सकते हैं, ये उत्तर पश्चिम का भाग, उत्तर का भाग, केंद्रीय भाग और दक्षिण का भाग। तो यहाँ पर क्या था कि राजनीतिक एकता की बात करें तो राजनीतिक एकता तो थी ही नहीं, क्योंकि राज्य 22 राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य की अलग व्यवस्था है, हर जगह अलग तरह के कानून हैं, हर जगह अलग तरह के लोग भाषा बोलते हैं, तो एकीकरण का कुछ था नहीं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या इसके पहले एकीकरण का प्रयास नहीं हुआ? तो एकीकरण का प्रयास हुआ था दोस्तों। ये मैजनी के नेतृत्व में 2 संस्थाएं पहले भी बनाई गई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। लेकिन ये दोनों संस्थाएं सफल नहीं हो पाई, क्रांतिकारी उस समय सफल नहीं हो पाए। कई तरह की समस्याएं थी, लोगों का पूरा समर्थन नहीं मिला था, धन का अभाव था, सैनिकों की कमी थी, साथ साथ क्या थे कि जो निरंकुश राजाएं थे उनका दबाव था, तो यह हो नहीं सका। लेकिन अब यह जाकर 1830 के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। तो यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो उत्तर पश्चिम का भाग है, ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये दोनों, ये क्या था, सर्डिनिया पिडमाउंट का यहाँ अधिकार था। और ये कौन थे? इटालियन राजवंश थे, इटालियन राजवंश। अब देखते हैं उत्तर के भाग में, यहां पर ऑस्ट्रिया के शासकों का शासन था। दक्षिण में देखते हैं तो बर्बन हैब्सबर्ग का शासन था। और बीच का जो बड़ा सा भाग था, यहां पर पोप का अधिकार था। तो एक ऐसी दशा थी कि राजनीतिक एकता तो यहां थी नहीं। तो ऐसी दशा में अब इटली का एकीकरण करना था। तो कैसे होगा? लोगों ने सोचा कि चलो भाई, जो इटालियन राजवंश के हैं उन्हीं लोगों को यह उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए और उनके माध्यम से ही इटली का एकीकरण। क्योंकि अब राष्ट्रवाद और आधुनिकीकरण का मतलब राष्ट्र का एकीकरण, भाषा का एकीकरण, कानून का एकीकरण, मापतौल का एकीकरण, ये सारी स्थितियां अब वहां थी। तो यहाँ पर सार्डिनिया पिडमाउंट में क्या था कि जो इटालियन राजवंश के थे, यहाँ पर इमैनुअल विक्टर का शासन राजा हुआ करते थे। इमैनुअल विक्टर। तो लोगों ने कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में किया जाए। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि ऑस्ट्रियन राजाओं पर ये करना शुरू कर दिए। इनके जो मंत्री थे वो थे विक्टर इमैनुअल और ग्रिबाल्डी। तो ग्रिबाल्डी इनके कौन थे कि मंत्री थे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि यह प्लानिंग की कि हमको इटली का एकीकरण करना है और इटली को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में परिवर्तित करना है। तो इन दोनों ने अपना काम तो शुरू कर दिया। अब क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि ऑस्ट्रियन राजाओं पर आक्रमण किया, वो हार गए, उनको हरा दिया। अब ये भाग तो आ गया पूरा इमैनुअल विक्टर के हाथ में। और क्या था कि बर्बन हैब्सबर्ग के राजाओं को भी भगा दिया। और पोप वाले तो पहले डर गए कि भाई अब हम इसका सामना नहीं कर सकेंगे। नतीजा क्या हुआ कि पूरा का पूरा इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में क्या हो गया कि इटली हो गया एकीकृत।
इटली एकीकृत हो गया। अब यहां आप देखेंगे कि भाई ये कौन थे, ये इटालियन राजवंश के लोग थे। तो ये क्या थे, एक तरह से कहें कि तो पहले से राजा थे और उस तरह के शासन को पसंद करते थे। तो हम कह सकते हैं कि यह रूढ़िवादियों की एक विजय थी। लेकिन जो भी हो, इटली एक राष्ट्र राज्य में परिवर्तित हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। अब हम देखते हैं किसका, जर्मनी की कथा। जर्मनी, तो ये जर्मनी क्या था, इनका भी वही दशक था। छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, भाषाएं अलग थी, व्यवस्थाएं अलग थी, लोगों का जीवन स्तर अलग था। तो ये क्या थे कि 39 राज्यों में बटे थे, 39 राज्य कुल मिलाकर, जिसमें 38 राज्यों का तो एक ढीला ढाला संघ नेपोलियन ने ही स्थापित कराया था। खैर उसकी बात छोड़ते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक नेता उभर कर आया और उसका नाम था बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। ये ऑटो वन बिस्मार्क की बात करें तो यह वहां का मंत्री था। मंत्री क्या, मंत्रियों का प्रधान था, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, हेड ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। और यह एक बड़े ही कठोर व्यक्ति था, बड़े ही चतुर व्यक्ति था, और इसको कहा जाता था कि ये क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी के एकीकरण का पूरा स्वरूप तैयार करना हो, योजना बनाना हो, जो भी करना हो, इसने किया। तो ऑटोमन बिस्मार्क और विलियम थे यहाँ के राजा। राजा कौन थे, राजा थे विलियम। तो विलियम के शासन काल में इनका करना था। तो इसने क्या किया, ऑटोमन बिस्मार्क ने, कि 3 लड़ाइयां लड़ी, और उस तीनों लड़ाइयों में टोटल हमको 7 ईयर्स लगे, 7 ईयर्स। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 7 ईयर्स वार। किस पर आक्रमण किया, तो इसने ऑस्ट्रिया पर किया, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। और क्या किया, हंगरी पर किया। और क्या किया कि डेनमार्क पर किया। और तीनों लड़ाइयां इसने जीती। और जीतने के बाद क्या कर दिया कि इटली का एकीकरण हो गया। और 1871 ईस्वी में बड़े ठंडे प्रदेश में बड़ी भव्य तरीके से वहां के शीश महल में एक आयोजन किया, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन का इसने घोषणा कर दी। और उसमें सारे जितने महत्वपूर्ण लोग थे, वहाँ के पोप बुलाए गए थे, उन राज्यों के मंत्रियों को बुलाए थे, देशी विदेशी मेहमान पत्रकार सारे लोगों को बुलाया, भव्य तरीके से किया, उनको मुकुट धारण कराया। और क्या हो गया कि जर्मनी का इस तरीके से एकीकरण हो गया। लेकिन एक बात आप कहेंगे कि क्या जर्मन, जिस तरह इटली के एकीकरण के लिए पहले से प्रयास हुए थे, क्या जर्मनी के एकीकरण का पहले से प्रयास हुआ था? यस, हुआ था। अब वो क्या हुआ था, वो था फ्रैंकफर्ट रिपब्लिक। ये हुआ था 1848 ईस्वी में। ये फ्रैंकफर्ट क्या था, ये जो प्रसा का शासक था वहां का,
वैसे आपको बताऊं कि ऑटोमन बिस्मार्क भी प्रसा का ही था। तो प्रसा का जो उस समय राजा था उसके नेतृत्व में कहा गया कि भाई एक संविधान बुलाई जाए। तो यह किसका प्रयास था कि यह उदारवादियों का था, उदारवादी। तो उदारवादी संगठनों ने क्या किया कि एक संविधान सभा बुलाई। संविधान सभा क्या बुलाई कि 831 सदस्यों का एक संविधान सभा बुलाया। कहा कि नहीं भाई हम लोगों को क्या करना है कि जर्मनी के लिए एक संविधान बनाना है। तो ये, लेकिन पहले से तो वो कोई डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ कोई पार्लियामेंट भवन तो है नहीं, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक चर्च में किस फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में क्या किया कि इन लोगों ने एक बैठक बुलाई और वहां संविधान का पूरा स्वरूप तैयार कर दिया गया कि भाई राजा क्या करेगा, संवैधानिक तरीके से शासन करेगा, संवैधानिक शासन होगा। और क्या कर दिया, कहा कि नहीं भाई कानून बनाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को होगा, जनप्रतिनिधि कानून बनाएंगे। और इसी संस्था के परामर्श के आधार पर राजा शासन करेगा। अब ये लोग कहाँ पहुंच गए, प्रसा के राजा के पास पहुंच गए, फिलिप के पास, और कहा कि भाई आप इस राज मुकुट को स्वीकार कीजिए। लेकिन वहां जो राजा है ये राजा क्या है कि इनका मानने से अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार क्यों कर देता था, वो तो राजा था पहले से, और राजा भी कैसा राजा था कि निरंकुश था। उसने सोचा कि भाई राजा किस बात का, जब दूसरे के परामर्श से शासन करना हो। यह कौन सा शासन हुआ भाई, या इस राजा का क्या मतलब हुआ। तो उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसा कोई शासन नहीं चाहिए जिसमें हम संविधान के अनुसार, संविधान के नियंत्रण में रहकर शासन करें या जनप्रतिनिधियों को इतने सारे अधिकार दिए जाएं। तो उसने सेना को बुलाई और इस पूरे सभा को ही तितर बितर करा दिया। तो फ्रैंकफर्ट में जो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास हुए, ये तो असफल है। और इस असफलता के बाद आगे चलकर 1871 में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, यह आपके काम आने की चीज है दोस्तों। धन्यवाद।